हमारे संसाधन, हमारी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूँ ऊर्जा का बहुत शक्तिशाली स्रोत, सूरज। तुम्हें पता है ऊर्जा क्या होती है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। किसी भी काम को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका इस्तेमाल आप सब अलग अलग काम को करने के लिए किसी न किसी रूप में रोज करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, घर में उजाला करने के लिए, यातायात के साधनों के लिए और खेती-बाड़ी के लिए। पता है इन सब आवश्यक गतिविधियों के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा हमें प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संसाधनों से मिलती है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे हवा और मेरा प्रकाश। मैं हमेशा चमकता रहूंगा और आप सबको ऊर्जा दूंगा। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि हम अनवीकरणीय संसाधन कैसे बचा सकते हैं और हम सबको मिलकर इन संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और कैसे हम नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे ही घर में जहां मैं इस विषय पर और प्रकाश डालूंगा। मथुरा के एक गांव के एक घर में कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा रामू है, जिसका वह घर है। उसे बहुत भूख लगती है और वह अपने घर के अंदर जाता है और माँ से कहता है, माँ बहुत भूख लगी है। मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। कुछ खाने को दे दो ना जल्दी से। रानी और रवि भी भूखे हैं, उनके लिए भी कुछ खाने को दे दो। हाँ रामू बेटा, अभी देती हूँ। क्या हुआ माँ? आप इतना खांस क्यों रही हैं? ठहरो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे कुछ नहीं रामू, बस खाना बनाते समय यह लकड़ी बहुत धुआं छोड़ती है, इसीलिए मुझे इतनी खांसी होती है। अरे माँ, ये तो आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रामू बाहर जाता है अपने दोस्तों के पास। उसके दादाजी भी वहीं पेड़ के नीचे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ रामू, क्या सोच रहे हो? माँ को बहुत खांसी हो रही थी। वो लकड़ी जलाकर चूल्हे पे खाना बनाती है ना, तो उनको रोज खांसी होती है। मेरी माँ तो मिट्टी के तेल के स्टोव पर खाना बनाती है, उनको तो खांसी नहीं होती। दादाजी बच्चों की बात सुन रहे हैं। हाँ, माँ भी मिट्टी के तेल के स्टोव का कभी-कभी उपयोग करती है। दादाजी, क्या सभी लकड़ी और मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए? नहीं रामू बेटा, अलग लोग अलग अलग ईंधन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव में गोबर के उपले, लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि, और शहर में एलपीजी, बिजली आदि। दादाजी, लकड़ी तो माँ जंगल से लाती है, पर ये मिट्टी का तेल कहाँ से आता है? धरती पर कई संसाधन हैं, कई प्राकृतिक हैं और कई ऐसे जो इंसान ने बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक जो नवीकरणीय
यानी रिन्यूएबल हैं, और दूसरे जो अननवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल हैं। अच्छा, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे सूरज की गर्मी, हवा, यह असीमित संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे, और कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, यह सीमित संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं। दादाजी, मिट्टी का तेल तो कितना चिपचिपा होता है। मैंने माँ को देखा है लाते हुए, पर वो कहाँ से आता है? बेटा, मिट्टी का तेल, डीजल, यह सब धरती के नीचे, बहुत नीचे से आते हैं। क्या दादाजी, धरती के नीचे से? क्या जैसे कुएं से पानी निकालते हैं वैसे मिट्टी के तेल का कुआं होता है? नहीं नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। बच्चों, धरती के नीचे दबे हुए जीव जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म यानी फॉसिल कहते हैं। कच्चा तेल, कोयला आदि इन्हीं से बनते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। क्या दादाजी, तेल बनने में लाखों वर्ष लगते हैं? मतलब आप जब बच्चे थे तब जो कच्चा तेल धरती के नीचे बन रहा था वो अभी भी धरती के नीचे है? अरे उससे भी बहुत पहले से। तो बच्चों, समझे तुम कि लाखों वर्ष लग जाते हैं कच्चे तेल को बनने में। इसीलिए हम सबको सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। अतः इन संसाधनों का उचित प्रबंधन अति आवश्यक है, अन्यथा भावी पीढ़ियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, यह तो बड़ी अनोखी बात पता चली मुझे। पर दादाजी, कच्चे तेल को बाहर कैसे निकालते हैं? बच्चों, कच्चे तेल को बड़ी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है और इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। ये रिफाइनरी क्या होता है दादाजी? अच्छा रुको, समझाता हूँ। जैसे पानी अगर किसी कारणवश अस्वच्छ हो जाता है तो हम उसे उबाल के साफ कर सकते हैं। वैसे ही कच्चे तेल में जो अस्वच्छता होती है उसको साफ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। अच्छा दादाजी, रिफाइनरी। रिफाइनरी में साफ करके हमें इसके विभिन्न रूप मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि। अरे हाँ, वो साथ वाले महेश काका रोज मथुरा जाते हैं ना, वो वहाँ ऐसी ही एक रिफाइनरी में काम करते हैं। हाँ, महेश मथुरा की ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। अच्छा, तो कच्चा तेल हमारे नगर मथुरा से निकाला जाता है। जब मैं मथुरा गया था तब मैंने वहाँ बड़ी बड़ी तेल की टंकियाँ देखी थी। पिताजी ने बताया था कि ऐसी रिफाइनरी बहुत कम जगह पर ही है और मथुरा उनमें से एक है। देखो बच्चों, भारत के वो प्रदेश जहाँ ऑयल रिफाइनरी है। हाँ रवि, सही कहा तुम्हारे पिताजी ने। कच्चे तेल को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सिर्फ कुछ जगहों पर ही पाया जाता है। कच्चे तेल को साफ करके अलग अलग रूप में बदला जाता है। तो ये बताइए दादाजी, अगर ये समाप्त हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, और कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल का प्रयोग तो खेतों में, घरों में सब जगह होता है। अगर यह समाप्त हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ बच्चों, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि यह एक सीमित संसाधन है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए हम सबको बहुत ध्यान से
और समझदारी से इस संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। हाँ बच्चों, अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और हमको नवीकरणीय संसाधन जैसे मेरी ऊर्जा, हवा की ऊर्जा का भी उपयोग करना चाहिए। अरे बच्चों, कल तो तुम सबकी छुट्टी है ना, तो क्यों ना हम सब आगरा चलें ताजमहल देखने, और रास्ते में मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी आती है। हो सका तो हम वह भी देख लेंगे। तुम सब जाके अपनी माँ और पिताजी से आज्ञा ले लो। अगर वे मान जाते हैं तो कल सुबह सुबह हम सब चलेंगे। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। दादाजी, आज आपने हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कितनी जरूरी जानकारी दी। दादाजी, मैं तो कल का इंतजार नहीं कर सकूंगी। कितना मजा आएगा। कल हम रिफाइनरी देखेंगे और ताजमहल भी। चलो रानी, माँ और पिताजी से पूछ लेते हैं। तो बच्चों, आशा है आपने इस वीडियो से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की होगी। अगर रानी और रवि के माता पिता आज्ञा दे देंगे तो कल हम आगरा और मथुरा चलेंगे और वहाँ हम इन संसाधनों के बारे में और जानकारी एकत्रित करेंगे। तब तक आइए हम सब मिलकर ईंधन बचाएं। हमारे संसाधन, हमारी धरोहर। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों के विभिन्न प्रयोग। ख जानना कि रिफाइनरी क्या होती है। ग जानना सोलर कुकर का उपयोग कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का समय कितना लुभावना होता है। मेरे उदय होते ही मेरे प्रकाश से सारी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। सब अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज फिर से रामू के गांव चलते हैं। देखिए, वो रहा रामू का घर। दादाजी कसरत कर रहे हैं। रामू की माँ गोबर के उपले बना रही हैं। याद है ना आपको? अगर रवि और रानी के माता पिता ने उनको आगरा जाने की इजाजत दे दी होगी तो आज हम सब आगरा जाएंगे और रास्ते में मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी तो देखनी है। अरे देखिए, वो आ रहे हैं रवि और रानी। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है रामू के घर पर। सुप्रभात दादाजी। माँ और पिताजी ने हमें आपके साथ मथुरा और आगरा जाने की इजाजत दे दी है। हाँ दादाजी, हम तो तैयार होकर आ भी गए। रामू कहाँ है? वाह बच्चों, यह तो बहुत ही अच्छा है। रामू भी तैयार ही है। चलो हम सब कुछ देर में निकलते हैं। रामू बच्चों की आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे वाह, कितना मजा आएगा मथुरा और आगरा में। चलिए ना दादाजी, जल्दी से चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बच्चों। पता है, मैंने महेश से भी बात कर ली है। उसने कहा कि हम उसके साथ मथुरा की ऑयल रिफाइनरी चल सकते हैं। बस वह आता ही होगा। याद है ना दोस्तों, दादाजी ने बताया था कि महेश काका मथुरा ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। कुछ ही देर में महेश काका, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं, वहाँ पहुँच गए। अरे वाह बच्चों, तुम सब तो तैयार हो, तो चलो चलते हैं। बच्चों, हमारे संसाधनों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करना और अपना ख्याल रखना। काका, आप कैसे जाते हैं ऑयल रिफाइनरी? रवि बेटा,
कुछ दूर आगे रिफाइनरी की बस आती है, हम उसी से चलेंगे। वो देखिए दादाजी, कितने घरों के बाहर औरतें गोबर के उपले बना रही हैं। हाँ, कई घरों में गोबर के उपलों को जलाकर खाना बनता है। और पता है बच्चों, इसका सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं होता, पर घर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। अच्छा, वाह! गोबर के उपले भी प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रकार है। रास्ते में बस एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहाँ कई वाहन खड़े थे। ट्रक, बसें और कुछ गाड़ियाँ वहाँ से ईंधन भरवा रहे थे। दादाजी, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत जानी पहचानी सी महक आ रही है, जैसे बाबा के ट्रैक्टर से आती है। रवि बेटा, यह पेट्रोल पंप है। यहाँ वाहनों में ईंधन यानी पेट्रोल भरा जाता है, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और तुम्हें जो महक आ रही है वह डीजल की है। ट्रैक्टर, बस, ट्रक जैसे बड़े वाहनों में डीजल भरते हैं और अधिकतर गाड़ियों में और छोटे वाहनों में पेट्रोल भरते हैं। बस से मथुरा ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारी उतरे और बच्चे भी महेश काका और दादाजी के साथ उतर गए। महेश काका ने बच्चों को बड़ी-बड़ी मशीनें दिखाईं। उन्होंने बच्चों को बताया कि वहाँ कितनी सावधानी से काम होता है। बच्चों, कच्चा तेल एक अनवीकरणीय संसाधन है। हम सबको बहुत सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं और यहाँ रिफाइनरी में साफ करके अलग-अलग रूप देने में बहुत मेहनत लगती है। तो तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि अनवीकरणीय संसाधनों की बचत करोगे। हाँ काका, हम सब अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने में मदद करेंगे। चलो बच्चों, अब महेश को अपने काम पर जाने देते हैं और हम आगरा चलते हैं। क्या हम अंदर नहीं जा सकते काका? नहीं बच्चों, यहाँ गैर श्रमिकों का अंदर जाना मना है। सारे बच्चे काका का धन्यवाद करते हैं और दादाजी के साथ एक दूसरी बस में आगरा की ओर जाने के लिए बैठ जाते हैं। तो बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव रिफाइनरी का? दादाजी, कितनी विशाल थी वो रिफाइनरी और कितनी मेहनत करते होंगे वे सब लोग। अब मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि तेल की एक बूंद भी बर्बाद ना हो। सारे बच्चे रामू की बात से सहमत होते हैं। दादाजी, कितना धुआं है सड़क पर, कितने सारे वाहन हैं यहाँ। हाँ बिटिया, यहाँ शहर है ना, यहाँ सड़क पर कई वाहन चलते हैं और उसकी वजह से बहुत धुआं होता है। इस धुएं की वजह से ही तुम्हें खांसी हो रही है। अच्छा, तो क्या वाहनों से धुआं निकलता है? हाँ बच्चों, पेट्रोल और डीजल की वजह से वाहनों से धुआं निकलता है, जो काले रंग का होता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो बच्चों, पास में एक भोजनालय है, वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं। दादाजी और बच्चे भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। दादाजी, ये इस भोजनालय के ऊपर क्या लगा है? इतनी बड़ी-बड़ी चमकीली पत्रक। अच्छा बच्चों, यहाँ इस भोजनालय का मालिक खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है।
सूर्य की ऊर्जा का? बच्चों, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, सूर्य की ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। यह कभी समाप्त नहीं होगी। सूर्य की ऊर्जा को ये बड़े बड़े पत्रक इकट्ठा करते हैं और फिर इस ऊर्जा का विभिन्न तरीकों के द्वारा उपयोग होता है ना ये कमाल की बात? हाँ दादाजी, सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैंने हमारे गांव में भी रजनी काकी को ऐसे ही एक छोटे उपकरण की मदद से खाना बनाते हुए देखा है। वो क्या होता है दादाजी? बच्चों, वह सोलर कुकर होता है। जैसे तुम सबकी माँ प्रेशर कुकर पर खाना बनाने के लिए डीजल या केरोसिन का उपयोग करती हैं, वैसे ही सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। हाँ, मैं माँ से कहूँगी कि वे भी सोलर कुकर ले आए। कितने समझदार हैं ये बच्चे, मेरी ऊर्जा के सदुपयोग को समझ गए हैं। आप भी अपने घर में और बाहर मेरी ऊर्जा प्रयोग करना। सही बात है बच्चों, अगर सब समझदारी से काम लें तो हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। अरे दादाजी, हमारे संसाधन कितने कीमती होते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन प्रदान करे हैं, पर हम समझदारी से इनका प्रयोग नहीं करते। अगर हम सब मिलकर इन संसाधनों का सोच विचार के उपयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पर अगर हमने अनिवार्य संसाधनों का उपयोग ठीक से नहीं किया तो वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो रामू, हम सबको नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग भी करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें असीम रूप से बांट रखे हैं। शाबाश बच्चों, तुम सबको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई है। अब से तुम सब संसाधनों को बचाने की पूरी कोशिश करना। देखा बच्चों, रामू, रानी और रवि को प्राकृतिक संसाधनों की कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दादाजी ने। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी इस जानकारी से लाभ उठाया होगा और आप लोग इस जानकारी को याद रखेंगे। याद रखना, मेरे प्रकाश का उपयोग करें और ईंधन बचाएं।